नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के साप्ताहिक करंट अफेयर्स अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को लगातार दूसरी बार ध्वनिमति से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अब इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। संसद का निचला सदन लोकसभा देश का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। भारत के संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। वह संसद के कार्यों के निष्पादन में संसद की वास्तविक आवश्यकताओं और चिंताओं से निपटता है और संसदीय गतिविधियों, अभ्यास और प्रक्रिया पर लोकसभा के महासचिव और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी सहायता की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। लोकसभा के सदस्य ही साधारण बहुमत से अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर नवगठित लोकसभा में कामकाज का पहला मद होता है। इस प्रक्रिया की देखरेख प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल से संबंधित एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जबकि विपक्ष द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष की। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष की सीटों की बढ़ोतरी ने उन्हें उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के पद की ओर अधिक रुचि दिखाई है। यह पद 17वीं लोकसभा 2019 से लेकर 2024 के दौरान रिक्त रहा, जो 16वीं लोकसभा 2014 से लेकर 2019 से अलग है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संभाला था। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत हुई थी। अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उपाध्यक्ष के लिए भी संदर्भ माना जाएगा उस समय के लिए जब वह अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। इसी क्रम में अनुच्छेद 178 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अब बात करते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया की। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के तुरंत बाद उसके सदस्यों में से एक सदस्य का चयन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तुरंत बाद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उपसभापति के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। अब बात करते हैं संसद सदस्यों की शपथ की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सदन के विधायी कामकाज प्रारंभ करने से पहले नवनिर्वाचित सदस्यों ने संसद सदस्य यानी एमपी के पद की शपथ ली है। अब बात करते हैं संसदीय शपथ के विषय में। संविधान की 3री अनुसूची में संसदीय शपथ का उल्लेख है। इसके माध्यम से सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं संसदीय शपथ के महत्व की। चुनाव जीतने और कार्यकाल शुरू करने से किसी सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार लोकसभा में बहस करने और मतदान करने के लिए एक सांसद को शपथ या प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 104 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना मतदान करता है या भाग लेता है तो संविधान के अनुसार उस पर 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। उन मंत्रियों के लिए एक अपवाद होता है जो अभी तक संसद के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं। वे 6 महीने तक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते जब तक कि वे लोकसभा या राज्यसभा में सीट सुरक्षित नहीं कर लेते। अब बात करते हैं केरल के नामकरण केरल करने की मांग हुई। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया, मलयालम में हमारे राज्य का नाम केरलम है। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा गया है। यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। एकीकृत मलयालम भाषी राज्य की मांग पहली बार वर्ष 1920 के दशक में जोर पकड़ने लगी थी और इसका उद्देश्य त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले को एकीकृत करना था। स्वतंत्रता के बाद 1 जुलाई 1949 को 2 मलयालम भाषी रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर
कोचीन राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश के बाद आखिरकार केरल राज्य का निर्माण हुआ। सैयद फजल अली के नेतृत्व में आयोग ने मलयालम भाषी लोगों के राज्य में मालाबार जिले और कासरगोड के तालुक को शामिल करने की सिफारिश की। इसने त्रावणकोर के 4 दक्षिणी तालुकों यानी टोवाला, अगस्तीश्वरम, कलकुलम और विलायन कोड को शेनकोट्टई के कुछ हिस्सों के साथ बाहर करने की भी सिफारिश की। ये सभी तालुक अब तमिलनाडु का हिस्सा हैं। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई। अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। हाल ही में 5 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को 1960 के सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आने वाली नदियों पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जम्मू के किश्तवाड़ भेजा गया था। अब बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह संधि सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। इसने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित कर दिया। भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़ दिया तथा 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलुज को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि 80% पानी पाकिस्तान को चला गया, जबकि शेष 20% पानी भारत के उपयोग के लिए बचा रहा। अब बात करते हैं इकोनॉमी सेक्शन की। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद की 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों को मंजूरी दी गई। इसमें छात्रावास, रेलवे सेवाओं आदि को छूट दी गई। अब बात करते हैं इससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं की। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया गया। परिषद ने फर्जी चालान के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार पर प्रमाणीकरण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना है। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 रुपए तक के किराए पर GST से छूट दी गई है, जिससे यह छात्रों और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक किफायती हो गया है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर GST छूट का निर्णय रेलवे सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। कार्टन पर GST दर में कमी की गई है। विभिन्न प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य इन आवश्यक पैकेजिंग सामग्रियों की कुल लागत को कम करके निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाना है। दूध के डिब्बों तथा सौर कुकर पर GST कटौती की गई है। सभी दूध के डिब्बों के लिए 12% की एक समान GST दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे अथवा एल्यूमिनियम से बने हों। सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत कुछ ऋण राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों एवं पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने की शर्त पर दिए जाएंगे। साथ ही राज्यों को इन ऋणों तक पहुंचने के लिए मानदंडों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। अब बात करते हैं एंजल टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में वर्ष 2023 में किए गए संशोधनों और एंजल टैक्स के व्यापक दायरे ने स्टार्टअप फंडिंग में सामान्य गिरावट को लेकर विवादों का सामना किया है और इसके परिणाम स्वरूप नौकरियों की हानि का मुद्दा भी उठा है। कैपिटल गेन टैक्स ने विशेषतः वर्ष 2024-25 के लिए आने वाले केंद्रीय बजट में भारत में काफी ध्यान आकर्षित किया है। अब बात करते हैं एंजल टैक्स क्या है। एंजल टैक्स को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में लागू किया गया था और वर्ष 2023 के वित्त अधिनियम के माध्यम से इसका विस्तार किया गया, ताकि कंपनियों में निवेश के माध्यम से बेहिसाब धन का सृजन तथा इसके उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके। यह वह कर है जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऑफ मार्केट लेन देन में शेयर जारी करने के माध्यम से एकत्रित किए गए धन पर चुकाया जाना चाहिए, यदि वे कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हैं। फेयर मार्केट वैल्यू या उचित बाजार मूल्य किसी परिसंपत्ति की वह कीमत होती है जब क्रेता और विक्रेता को इसके बारे में उचित जानकारी होती है तथा वे बिना किसी दबाव के व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन्स कहा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए संपत्ति हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। कैपिटल गेन अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन परिसंपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें
36 महीने से अधिक समयावधि के लिए रखा गया हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन परिसंपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें 36 महीने से कम समयावधि के लिए रखा गया हो। अचल संपत्तियों के मामले में यह अवधि 24 माह की होती है। कैपिटल गेन पर टैक्स तभी लागू होता है जब कोई परिसंपत्ति विक्रय या क्रय की जाती है। प्रतिवर्ष बढ़ने वाले स्टॉक शेयरों पर तब तक पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन के लिए कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उन्हें बेचा ना जाए। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा फॉर फास्टरिंग द एनर्जी 2024 रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI पर आधारित है। इसका 120 देशों के ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन और सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों के लिए उनकी तत्परता का मूल्यांकन करती है। ऊर्जा संक्रमण या एनर्जी ट्रांसफर का अर्थ है जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव जिससे CO2 उत्सर्जन में कमी आए। अब बात करते हैं इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की। स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना निवेश 2023 में $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 2021 से लगभग 90% वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और चीन में हुई है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शीर्ष 5 प्रदर्शन करता है। शीर्ष 20 प्रदर्शन करने वाले देशों में 6 G20 देश शामिल हैं: फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। ETI में भारत 63वें स्थान पर है। 8 देश भूटान, कोमोरोस, गैबोन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू, पनामा और सूरीनाम 2022 में नेट जीरो एमिशन यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंच गए हैं। जनरेटिव AI ऊर्जा कंपनियों को सालाना $500 अरब से अधिक की बचत करने में सक्षम बना सकता है। अब बात करते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग की 21वीं पशुधन गणना की। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने सितंबर से दिसंबर 2024 तक की जाने वाली 21वीं पशुधन जनगणना के लिए एक वर्कशॉप की मेजबानी की। इसका उद्देश्य जनगणना के दौरान कुशल डेटा संग्रह के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक उपकरणों से लैस करना था। अब बात करते हैं इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की। वर्ष 2019 से हर वर्ष 5 साल में पूरे देश में पशुधन जनगणना आयोजित की जाती रही है। वर्ष 2019 में आयोजित 20वीं जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। कुल गोजाति जनसंख्या मवेशी, भैंस, मिथुन और याक 302.79 मिलियन थी। पशुधन के विकास के लिए 2014-15 में शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में 3 उप मिशन शामिल हैं: पशुधन और मुर्गी पालन के लिए नस्ल विकास, चारा और आहार विकास तथा नवाचार और विस्तार। अब बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े टॉपिक की। बात करते हैं ग्रीष्म संक्रांति 2024 यानी समर सोलस्टिस की। 21 जून को विश्व के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की। ग्रीष्म संक्रांति या समर सोलस्टिस वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। संक्रांति के दौरान पृथ्वी की धुरी जिसके चारों ओर ग्रह घूमता है, प्रत्येक दिन यह चक्कर पूरा करता है। इस प्रकार झुक जाती है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और दक्षिणी ध्रुव उससे दूर होता है। आमतौर पर यह काल्पनिक अक्ष ऊपर से नीचे तक पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, हमेशा 23.5 डिग्री पर झुका होता है। आर्कटिक सर्कल पर संक्रांति के दौरान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भूमध्य रेखा की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर 30% अधिक होती है। अब बात करते हैं स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 की। इसे हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा यूनिसेफ के साथ साझेदारी में जारी किया गया है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अमेरिकी गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है। रिपोर्ट में विश्व भर के देशों के लिए वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रभावों के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसने वायु प्रदूषण को कणों और विभिन्न गैसों से युक्त एक जटिल मिश्रण के रूप में परिभाषित किया, जिसके स्रोत और संरचना स्थान और समय के साथ बदलते रहते हैं। अब इससे जुड़े मुख्य निष्कर्ष की बात करते हैं। वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक बन गया है। यह तंबाकू और मधुमेह से भी आगे है। इनमें हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फेफड़े का कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सहित गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का लगभग 90% हिस्सा है। विश्व भर में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 10 में से 6 मौत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कारण होती है, यानी PM 2.5 के कारण होती है। ओजोन और घरेलू वायु प्रदूषण क्रमशः 38% और 6% मौतों के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और विकारों ने 2021 में दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोगों की जान ली थी, जिनमें से 4 में से 1 मौत भारत में हुई। वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल वैश्विक बीमारी में भारत और चीन का योगदान 54% है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख मौतें हुई।
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी निचले श्वसन संक्रमण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सबसे अधिक मौतें भारत में दर्ज की गई। 2021 में ओजोन से संबंधित क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD से होने वाली सभी मौतों में से लगभग 50% भारत में हुई। अब बात करते हैं ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की। हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार के अन्य विजेता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रॉबर्ट कोस्टांजा हैं, जिन्हें पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। IPBES को जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं और लोगों के संदर्भ में प्रकृति के योगदान से संबंधित ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति पर अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण के रूप में सम्मानित किया गया। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। यह पुरस्कार जापान के आसाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इसके अनुप्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिससे वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सहायता मिली हो। इसके लिए प्रतिवर्ष 2 विजेताओं को चुना जाता है और पुरस्कार के रूप में $5 लाख दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 की। हाल ही में जर्मनी के बॉन में आयोजित जलवायु बैठक में जलवायु वित्त लक्ष्य को परिभाषित करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों पर देशों को अभी भी प्रगति करनी शेष है। अब बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस या जलवायु वित्त पोषण क्या है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने तथा उसके अनुकूल कार्यवाही के लिए बड़े पैमाने पर आवश्यक निवेश को संदर्भित करता है। चमन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना शामिल है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना एवं वन क्षेत्र का विस्तार करना। अनुकूलन में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से होने वाली क्षति को रोकने अथवा न्यूनतम करने की कार्रवाई करना शामिल है, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय समुदायों की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अब बात करते हैं इससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं की। वर्ष 1992 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC द्वारा उच्च आय वाले देशों को विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने का निर्देश दिया गया। कोपेनहेगन प्रतिबद्धता 2009 के अनुसार विकसित देश वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब उपलब्ध कराने पर सहमत हुए थे। हरित जलवायु कोष की स्थापना वर्ष 2010 में जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में की गई थी। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में $100 अरब के लक्ष्य निर्धारित किया गया और साथ ही इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं राशि में वृद्धि की आवश्यकता की। UNFCCC 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग $6 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी और साथ ही वैश्विक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था संक्रमण के लिए वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष लगभग 4 से लेकर $6 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA के अनुसार दुबई में हुई सहमति के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए वर्ष 2030 तक $30 ट्रिलियन की लागत आने का अनुमान है। इन अनुमानों से अनुमान लगाया गया है कि यह वार्षिक आवश्यकता 5 से 7 ट्रिलियन होगी, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5 से 7% के बराबर है, जो निष्क्रियता की बढ़ती लागत को उजागर करता है। भारत द्वारा अनुदान तथा रियायती वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष कम से कम $1 ट्रिलियन का एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। अब बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2024 की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है। अब बात करते हैं इससे जुड़े प्रमुख निष्कर्षों की। SDG लक्ष्यों का केवल 16% वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में है, जबकि 84% में प्रगति सीमित है या विपरीत दिखाई दे रही है। 2020 के बाद से वैश्विक SDG प्रगति स्थिर हो गई है, विशेष रूप से SDG 2 जीरो हंगर या शून्य भूख, SDG 11 टिकाऊ शहर, SDG 14 पानी के नीचे जीवन, SDG 15 भूमि पर जीवन, SDG 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान के मामले में। कोविड-19 तथा अन्य कारकों के प्रभाव से मोटापे की दर SDG 2 प्रेस स्वतंत्रता, SDG 16 रेड लिस्ट इंडेक्स, SDG 15 सतत नाइट्रोजन प्रबंधन, SDG 2
तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 3 प्रगति में महत्वपूर्ण उलटफेर देखा गया है। खाद्य एवं भूमि प्रणालियों से संबंधित सतत विकास लक्ष्य वर्तमान में अधूरे ही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 6,000 लाख लोग भूख से पीड़ित होंगे। साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा। कृषि वानिकी एवं अन्य भूमि उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 1/4 प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं SDG सूचकांक में भारत का प्रदर्शन कैसा है। भारत ने 64 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। SDG का औसत प्रदर्शन SDG 1, SDG 4, SDG 12 और SDG 13 को प्राप्त करने में सर्वोच्च प्रदर्शन देखा गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR से जुड़े टॉपिक पर। अब बात करते हैं परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी रिपोर्ट की। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दुनिया भर में परमाणु शस्त्रागार के चल रहे आधुनिकीकरण और विस्तार से जुड़े बढ़ते जोखिम और अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया। अब बात करते हैं इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की। सभी 9 परमाणु सशस्त्र देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए हैं। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की वैश्विक सूची में लगभग 12,000 हथियार शामिल थे, जिसमें से लगभग 9,000 से अधिक सैन्य भंडारण में थे। लगभग 2,100 हथियारों को मुख्य रूप से रूस और अमेरिका द्वारा उच्च परिचालन अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि इसमें चीन के पास कुछ अधिक हथियार होने की संभावना है। रूस और अमेरिका दोनों के पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। चीन ने जनवरी 2024 तक अपने परमाणु शस्त्रागार को 410 से बढ़ाकर 500 कर दिया है और वह किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार का तीव्र विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 वॉरहेड, जबकि उसकी सामग्री को मिलाकर यह संख्या लगभग 90 तक है। इजराइल अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है, साथ ही प्लूटोनियम उत्पादन क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। भारत और पाकिस्तान जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु शस्त्रागार हैं, जो विश्व स्तर पर पाकिस्तान के 170 से अधिक छठे स्थान पर है। वह चीन पर निशाना साधने वाली लंबी दूरी के हथियारों पर जोर दे रहा है। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया सेका वार्ता की। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2025 के मध्य में होने वाले अपने संघीय चुनावों से पहले अगले 6 से 7 महीनों में भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सेका को अंतिम रूप देने पर बल दे रहा है। सेका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता है। सेका वार्ता मई 2011 में शुरू की गई थी, जिसे वर्ष 2016 में निलंबित कर दिया गया था और 2021 में पुनः शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को उदार और गहन बनाने के लिए सेका को शीघ्रता से संपन्न करना और फिर इसका उपयोग अधिक महत्वाकांक्षी सेका पर पुनः वार्ता शुरू करना था। सेका का उद्देश्य 5 मुख्य ट्रैकों को कवर करना है, अर्थात वस्तु, सेवा, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद और उत्पत्ति के नियम या उत्पाद विशिष्ट नियम अनुसूची, रुचि के नए क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नीति, MSME, नवाचार, कृषि तकनीकी, महत्वपूर्ण खनिज और खेल शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 15% बढ़कर 16.15 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि भारत का निर्यात 14.23% घटकर 7.94 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। ऑस्ट्रेलिया भारत का 13वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और भारत के लिए 14वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों की। सबसे पहले बात करेंगे बायो बिटुमेन की। हाल ही में भारत ने बायोमास या कृषि अपशिष्ट से जुड़े पैमाने पर बायो बिटुमेन या जैव कोलतार का उत्पादन शुरू करने की योजना शुरू की है। अब बात करते हैं बायो बिटुमेन क्या है। बायो बिटुमेन एक जैव आधारित बाइंडर है जो वनस्पति तेलों, फसल के ठूंठ, शैवाल, लिग्न या लकड़ी का एक घटक है या यहाँ तक कि पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और उत्पादन की। बिटुमेन मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है। रिफाइनिंग के दौरान गैसोलीन और डीजल जैसे हल्के घटकों को हटाने के बाद भारी बिटुमेन बच जाता है। यह प्राकृतिक रूप से जमाव में भी पाया जा सकता है, जैसे कि तेल रेत में। अब बात करते हैं बिटुमेन के गुण और उपयोग की। यह अपने जलरोधी और चिपकने वाले गुणों के लिए जाना जाता है तथा इसका उपयोग सड़क निर्माण यानी डामर, फर्श और इमारतों या समुद्री संरचनाओं में जलरोधी अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब बात करते हैं वैलोन प्रोटीन की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बालोन नामक एक प्रोटीन की खोज की है जो साइक्रोबैक्टर और यूरेटिवोरंस नामक जीवाणु को प्रतिकूल जीवन स्थितियों में अपनी कोशिकीय गतिविधियों को बाधित करने तथा ऐसी जीवन स्थितियों में सुधार होने पर उन्हें पुनः शुरू करने में सक्षम बनाता है।
वैज्ञानिकों ने पाया कि बैलोन बैक्टीरिया के राइबोसोम के सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रों से बंधा होता है, जो राइबोसोम को नए प्रोटीन बनाने से रोकता है। बैलोन की कार्यप्रणाली अन्य प्रोटीन से भिन्न है, जो कोशिकाओं को धीमा करने या बंद करने में मदद करते हैं। बैलोन के मामले में जब बैक्टीरिया की बाह्य परिस्थितियां बेहतर हुईं तो कोशिकाओं ने प्रोटीन संश्लेषण पुनः शुरू कर दिया। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि बैक्टीरिया आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट जैसे कठोर वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि साइक्रोबैक्टर समूह के जीवाणु जो प्रशीतित भोजन को सड़ा देते हैं, अत्यधिक ठंडे तापमान में जीवित कैसे रहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास, कला और संस्कृति की। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को स्वयं और समाज के लिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम के साथ मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में संकल्प संख्या 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था और 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में सद्भाव और शांति के लिए योग थीम के साथ मनाया गया था। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उद्घाटन कार्यक्रम से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े योग सत्र का आयोजन और दूसरा एक ही सत्र में सबसे अधिक राष्ट्रों 84 राष्ट्रों की भागीदारी हुई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन योग को एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार करने और गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने हेतु एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता देता है। योग सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें वर्ष 2030 तक शारीरिक निष्क्रियता में 15% सापेक्ष कमी लाना भी शामिल है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने योग को एक खेल अनुशासन के रूप में मान्यता दी है और वर्ष 2015 में इसे प्राथमिकता की श्रेणी में रखा। अब बात करते हैं श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर तथा अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। वर्ष 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी, कढ़ाई और पश्मीना और कानी शॉल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। अब बात करते हैं विश्व शिल्प परिषद यानी शिल्प शहर की। इसे वर्ष 2014 में विश्व शिल्प परिषद AISBL या WCC इंटरनेशनल द्वारा दुनिया भर में शिल्प विकास में स्थानीय अधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। WCC इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते प्रथम WCC आम सभा में शामिल हुई थी। साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अंक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।